मैं लगभग 13 साल से मैं पीस पार्टी की सेवा की है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि 13 साल पार्टी में सेवा करने का हमको विकास के मुद्दे पे क्या विकास इसके पहले आप अपने कार्यकाल में नहीं बांट हुआ है? विकास कहीं हुआ नहीं, केवल आपसी बंदर बांट हुआ है। क्योंकि 2.5 साल अगर कोरोना नहीं रहा होता तो नगर में कहीं भी काम नहीं बस क्या वो जब पैसा धन आवंटित ही नहीं हुआ, शासन से धन हमको मिला ही नहीं, तो विकास कितना करा पाएंगे? पूरा देश पर। पूर्व चेयरमैन आपके कार्य को 0% की रेटिंग दे रहे हैं। शायद को पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों के कार्यकाल में नंबर 1 का दर्जा मिला था। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी और आप KPPN न्यूज़ देख रहे हैं। हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं अपने खास शो उम्मीदवार की चाय चुनाव निकाय। एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है कि जज्बे शौकत शहादत से मत पूछिए, अब तो अपने ही हाथों में सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। यह लाइन इसलिए आप सभी के बीच में रख रहा हूँ कि चीज़ें कुछ ऐसी नज़र होती आ रही हैं। एक लंबे समय से नगर के लोगों को एक इंतज़ार था। कमेंट में भी मेरे दर्शक ये बात रखते थे कि आप सारे लोगों का इंटरव्यू तो लेते हैं, लेकिन वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि क्यों नहीं लेते हैं? बाध्यता रही, समस्याएं रही, समय की कमी मेरी रही कि मैं समय ले नहीं पाया। आज वह समय आप सभी के बीच में मैं लेकर के आ गया हूँ। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूँ उसके पहले मैं अपने अतिथियों का स्वागत करता हूँ। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सवाल को शुरू करता हूँ कि सबसे पहले जनता की ही बात मैं रखने का कार्य करता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल तंवर जी आपसे है। आप पहले ये बताइए कि आपकी राजनीति का कोई अनुभव एक लंबा है, पुराना है या वर्तमान में है? राजनीति की शुरुआत आप कब से की है? राजनीति की शुरुआत, मैं बहुत राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। मैं भी एक व्यापारी था, व्यापार करता था। किसी कारणवश मुझे राजनीति में आना पड़ा। 1 अगस्त 2006 को मेरे चाचा की हत्या हो गई। दिन दहाड़े उनकी 8:30 बजे दिन में हत्या कर दी गई। और मेरे चाचा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, समाज के लिए हमेशा लड़ते थे, समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते थे, गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे। मेरे चाचा की हत्या हो गई। हत्या के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे मजबूरन राजनीति में आना पड़ा। जी, राजनीति में आना पड़ा। राजनीति में आते आते बहुत उतार चढ़ाव हुए और सन 2006 में मेरी चाची श्रीमती गीता देवी बड़हलगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद की निर्वाचित हुई। बड़हलगंज की जनता ने आशीर्वाद दिया और बड़हलगंज की जनता ने मुझे भी आशीर्वाद दिया कि आज इस लायक मैं हुआ हूँ। आज मैं जिस भी मजबूती से हूँ, ये बड़हलगंज की जनता का प्यार है, दुलार है कि इतनी मजबूती से मैं खड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात कि आप मजबूती से खड़े हैं। जनता जिसके साथ रहती है वो उसे अपने सर पर चढ़ा तो रखी देती है, जिसके साथ में जनता का स्नेह रहता है। एक बात सामने निकल करके आई कि आप वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष पद की अपनी पत्नी को दावेदारी करा रहे हैं, चुनाव मैदान में है। लेकिन मेरी टीम द्वारा ये बात पता की गई, सर्वे में निकल करके आया कि आप एक लंबे 1 दशक से पीस पार्टी के साथ में रहे और एंड टाइम पर ऐसा क्यों, क्या वजह रही कि आप कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए? पीस पार्टी में मैं लगभग 13 साल से मैं पीस पार्टी की सेवा किया। अब पूरे तन मन से, हृदय से मैं पीस पार्टी का एक सिपाही था और मैंने पार्टी के लिए जो भी काम किया, जहाँ भी रैलियाँ होती हों, चाहे वो देवरिया में, चाहे सिद्धार्थ नगर में, चाहे संत कबीर नगर में, चाहे उतरौला में, चाहे खलीलाबाद में, चाहे बस्ती में, चाहे लखनऊ में, चाहे अंबेडकर नगर में, हर रैलियों में मैं जाता था। यहाँ से गाड़ियाँ ले लेके, लोगों को ले लेके उस रैली को सफल बनाता था। पीस पार्टी के प्रति मैं बहुत समर्पित था। लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आया कि जिस दिन मैं पर्चा दाखिला करने गया, मुझे आश्वासन मिला कि आप जाइए पर्चा दाखिला करिए, कल सिंबल आपको मिल जाएगा। मैं पूरे सारे प्रत्याशी अपना गए पर्चा दाखिला करने,
बंद गाड़ियों में जनता का अभिवादन करके कोई प्रत्याशी बाजार में नहीं गया। हम ही लोग थे कि जो पूरे नगर पंचायत बड़हलगंज की जनता का अभिवादन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, बाबा भोलेनाथ को पवारी महाराज की कुटी में प्रणाम करते हुए हम लोग निकले लेटा घाट की तरफ। लेटा घाट से मच्छरघट्टा चौराहा, छोटी मस्जिद, फिर जामा मस्जिद से सोती चौराहा, फिर गोला रोड से फिर पवारी महाराज कुटी तक हम लोग पहुंचे। उसके बाद गोला गए पर्चा दाखिला करने। जब हम पर्चा दाखिला कर रहे थे तहसीलदार साहब के ऑफिस में, उस समय हमको पता चला कि हमारा पीस पार्टी का टिकट कट गया। लेकिन अगर पीस पार्टी का टिकट काटना ही था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारा यही कहना है कि अगर टिकट काटना ही था तो 1-2 दिन पहले बता दिए होते। लेकिन फिर भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि 13 साल पार्टी में सेवा करने का हमको मौका दिए। पीस पार्टी को मैं लेके चला और एकदम निस्वार्थ चला, हृदय से चला, कहीं भी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया, पूरी निष्ठा से चला, कहीं भी किसी नगर के लोगों को एक साथ कोई भेदभाव नहीं किया, कोई कट्टरपंथता नहीं दिखाई। हमेशा मैं सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ रहता था। आज सबने विश्वास किया। जब पीस पार्टी का टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे वो सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया और मैं धन्यवाद देता हूँ अवधेश मणि त्रिपाठी का, जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान जी को, जिन्होंने हमको उस लायक समझा और कांग्रेस पार्टी का टिकट हमारी पत्नी पूनम जायसवाल को दिया। मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। क्योंकि राजनीति का समय चलता है तो राजनीति में पार्टियों का, या फिर पहली बार ऐसा देखने को मिला बड़हल नगर पंचायत में कि काफ़ी उलटफेर पार्टियों ने भी किया, प्रत्याशियों ने भी किया। बसपा के प्रत्याशी पीस पार्टी में, कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं और, या फिर भाजपा के प्रत्याशियों में आपस में जो तनातनी खींचातानी देखने को मिली। बात चूंकि राजनीति है तो होती रहती है। लेकिन पुनः आप चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर के हैं? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। क्या विकास इसके पहले आप अपने कार्यकाल में नहीं कराए? क्यों नहीं, विकास कराए हैं। तो फिर विकास का मुद्दा मतलब क्या? विकास कराए हैं और जो भी विकास हुआ है जनता देख रही है। और एक जनप्रतिनिधि का केवल विकास ही काम थोड़ा न है, जनता के सुख दुख के लिए भी रहना चाहिए। विकास हमने किया है, सब कुछ काम हुआ है, दिखाई भी दे रहा है। जैसे आप देखिए जाई पार से लगाए पूरा 4 लेन तक लाइटों का जाल बिछ रहा है, सारा पोल लग गया है। यहाँ गोला रोड से दोनों तरफ पटरियाँ, ताकि हमारे फुटपाथ व्यवसायी परेशान न हो। नहीं तो फुटपाथ व्यवसायी रोज भगाए जाते थे। फुटपाथ व्यवसायियों को कितना आराम हो गया कि पटरी पे अपना ठेला लगा रहे हैं। पब्लिक को कितना आराम हो गया कि गाड़ी पार्किंग कर ले रहे हैं। सबको आराम हो गया है। और विकास की बात, विकास हमने बहुत किया है। विरोधी कहते हैं विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास जनता जानती है, जनता देख भी रही है। समय चूंकि हमको बहुत कम मिला, काम ज़्यादा था। और 2.5 साल लगभग तो मेरा कोरोना खा गया, जिससे पूरा देश परेशान था, पूरा दुनिया परेशान था। उस कोरोना काल में भी हम लोग संघर्ष करते रहे। अच्छा, कोरोना काल में आप संघर्ष किए हैं? बहुत संघर्ष किए हैं। इतना संघर्ष किए कि हमारे साथ के नजबुल्ला चाचा हम लोगों को छोड़ के चले गए। हम लोग दिन रात मेहनत करते थे। कोरोना काल के समय जब सारे बड़हलगंज के नेता घर में रहते थे, अपने आप को बचाते थे, तो सरवन जायसवाल एंड टीम डॉक्टर मनोज यादव के हॉस्पिटल से लगाए मुक्ति पथ तक हमेशा दौड़ती रहती थी। सबके सुख दुख के साथी बने रहते थे लोगों। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है सारी चीज़ों के लिए। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे अशोक जी ये है कि नगर के एक बहुत प्रतिष्ठित राजनीतिक हैं, आम आदमी पार्टी से भी इस समय आए हुए हैं, वो आपके विकास कार्यों को, आप जो भी विकास कार्य सरवन जी बता रहे हैं, उस विकास कार्यों को वो कह रहे हैं कि बंदर बांट हुआ है। विकास कहीं हुआ नहीं, केवल आपसी बंदर बांट हुआ है। विकास दिखाई नहीं देता उनको। जब आदमी की सोच ही विकास परक न हो, जब आदमी की सोच ही ओछी राजनीति के तहत करने का मंशा हो, तो उनको विकास नहीं दिखाई देगा। विकास बड़हलगंज में हुआ है भैया, आप देखिए 4 करोड़ रुपए का कार्य। ये जो दोनों तरफ इंटरलॉकिंग देख रहे हैं, 200 पोल और लाइट,
लगभग 20 हाई मार्क्स ये हम लोग के समय का टेंडर है, हम लोग कराए हैं। क्योंकि 2.5 साल अगर कोरोना नहीं रहा होता तो नगर में कहीं भी काम नहीं बचता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शासन से पैसा लाने में कितनी किल्लत होती थी। और कोरोना जैसी महामारी जब आई तो पूरा देश परेशान था, केवल अकेले नगर पंचायत में नहीं परेशान था। बगल में दोहरी घाट भाजपा के चेयरमैन है, बगल में गोलना भाजपा के चेयरमैन है। जाके देखिए विकास क्या हुआ। जब पैसा धन आवंटित ही नहीं हुआ, शासन से धन हमको मिला ही नहीं, तो विकास कितना करा पाएंगे। पूरा देश परेशान था कोरोना से। यहाँ तक कि कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी गई थी। अगर सरवन जायसवाल वीर सोनकर अपने पास से कर्मचारियों को तनख्वाह की व्यवस्था नहीं करते उस समय कोरोना काल में, तो शायद नगर में सफाई की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। अच्छा, मतलब आप अपने पास से कर्मचारियों को वेतन देने का कार्य किए हैं? उनको देखा गया है कि अगर नहीं दिया जाएगा, उनकी व्यवस्था नहीं कराई जाएगी, तो फिर नगर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी और बीमारी और विकराल रूप ले लेगी। लेकिन पूर्व के चेयरमैन अगर आप बात करूं, क्योंकि आरोप सर आपके ऊपर सारी पार्टियों के प्रत्याशी लगा रहे हैं और वर्तमान नेतृत्व से सवाल सभी लोग खड़े करते हैं। पूर्व चेयरमैन आपके कार्य को 0% की रेटिंग दे रहे हैं। पूर्व के चेयरमैन 0% रेटिंग दे रहे हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने कार्यकाल को देखें। जो काम, सारा काम वही करा गए हैं, सारा टेंडर वही करा के गए। जब हम आए, जब हम, हाँ, वो कहते हैं कि मेरे समय में सारे टेंडर जो किए गए थे बस उतने ही कार्यों को देखा जाता है, बाकी लोग कोई कार्य किए नहीं। जब हम लोग चुनाव जीत के आए, श्रीमती दुर्गा देवी चेयरमैन बनी, उसके पहले सारा टेंडर हम पूर्व चेयरमैन ने करा डाला था। उनका कहना है करा डाले थे तो हुआ क्यों नहीं था। मैं जो टेंडर कराया था आपको दिखाई दे रहा है, 4 करोड़ का काम नगर पंचायत बड़ौलगंज में हो रहा है। और उस समय भी सारा धन खर्च कर डाले थे। जब हम लोग आए तो 0 बैलेंस था, 0 बैलेंस था, कर्जे में था नगर पंचायत। एक जेम से इन्होंने खरीदारी किया था गेमजन की मशीन 36 लाख की। किसी काम का नहीं, नगर पंचायत में सड़ रहा है, किसी काम का गेमजन की मशीन नहीं है, सड़ रहा है। हम लोग आए जेसीबी लिए, देखिए पूरे नगर पंचायत में दिखाई दे रहा है। हम लोग आए मोबाइल ट्रांसफार्मर लिए, पूरे नगर में ट्रांसफार्मर जल जाता है। देखिए, मोबाइल ट्रांसफार्मर की बात आपने कर दिया। उन्होंने एक सवाल ये भी खड़ा किया था कि हम मोबाइल ट्रांसफार्मर लाए थे, जनरेटर लाए थे। उसके बाद से श्रवण जी वो कहते हैं कि मैं मतलब मोबाइल ट्रांसफार्मर लाया, बिजली का बहुत बड़ा सामान करोड़ों रुपए का स्टोर भर करके मेरा कार्यकाल खत्म हुआ था। ये सारी चीज़ों का बंदरबात हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ों को बेच दिया गया। इस तरह का आरोप वो लगाते हैं। ये सब झूठा है, निराधार है, ठीक ना। और आप जानते ही हैं एक कोटेदार कितना ईमानदार है, ठीक ना। ये सब झूठा आरोप है। क्या कह रहे हैं कि मोबाइल ट्रांसफार्मर या मोबाइल ट्रांसफार्मर की मैं बात बता दूं आपको। हम लोग लगभग 2017 में आए, 6 महीने बाद सरवन जायसवाल जी ने हमसे कहा, यार अशोक, यहाँ जब ट्रांसफार्मर जल जाते हैं लोग त्राहिमाम करते हैं, क्यों न एक मोबाइल ट्रांसफार्मर के लिए व्यवस्था बनाई जाए। 2 की व्यवस्था हम लोग बनाए, क्योंकि धन उतना नहीं था, यहाँ का बजट बहुत कम है, धन उतना नहीं था। तीनों ने कहा चलिए 1 की व्यवस्था बनाइए। कम से कम मोबाइल ट्रांसफार्मर आ जाने से जहाँ ट्रांसफार्मर जलेगा वहाँ पहुँच जाएगा तत्काल हमारे उस नगरवासियों को, उस वार्डवासियों को, उस जहाँ का ट्रांसफार्मर, वहाँ की जनता को तुरंत लाइट उपलब्ध हो जाएगी। बाकी JSDO से बात कर लिया जाएगा, भैया मैंने मोबाइल ट्रांसफार्मर दिया, 2 दिन के अंदर आप मंगवा लीजिए, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए। फिर कहीं जलता है फिर दे दिया जाएगा। सरवन जायसवाल की सोच थी कि और 3 मोबाइल ट्रांसफार्मर नगर पंचायत में लाने की। उसी के बाद कोरोना आ गया भैया। सर, जनरेटर पे भी वो सवाल खड़ा करते हैं। जनरेटर जब हम लोग आए, बता दे रहा हूँ, जनरेटर जब हम लोग आए तो जर्जर हालत में था, बंद पड़ा हुआ था, कहीं कोई काम नहीं कर रहा था। और उस जर्जर जनरेटर के नाम पे भाई साहब, उस जर्जर जनरेटर के नाम पे डीजल का भुगतान सालों साल होता रहा है। अच्छा, डीजल का भुगतान सालों साल होता रहा, लाइट कहीं नहीं जलता था। जब हम लोग आए, जर्जर जनरेटर देखे, सरवन जायसवाल परेशान हो गए कि बनेगा कैसे, इतना लागत का जनरेटर आया है, कबाड़ में चला जाएगा। अशोक बिरू कबाड़ में चला गया, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। हम भाग के, हम और सरवन लखनऊ गए, लखनऊ कंपनी में बात किया गया, उसको लखनऊ भेजा गया, तो यहाँ के विरोधी हमारे कहे कि जनरेटर बेच दिया गया। अच्छा, वहाँ उस समय विरोधी कहे जनरेटर बेच दिया गया। बन के आया, विरोधियों के मुंह पे कालिख लग गई, विरोधियों का मुंह बंद हो गया। जर्जर हालत में सारा कुछ छोड़ के गए थे लोग ही लोग। जैसे सर, अगर आपसे हम ये कहें, खैर विरोध प्रत्यारोप आरोप के बाद सवालात चलते रहेंगे, कोई ऐसे 5 कार्य जो आपके विकास में रुक गए थे, नहीं हो पाए थे, आप आगे चल करके उसको कराने के मूड में हैं? जैसे विकास कार्यों में देखा जाए तो सबसे अति आवश्यक अगर कुछ है तो पवारी महाराज कुटी से लगाए मुक्ति पथ तक, जैसे
राम घाट है अयोध्या का, उस तरीके से घाट का सुंदरीकरण यह हमारे सबसे पहला है कि इतना सुंदर हो जाए कि बड़हलगंज का नाम और ऊंचा हो जाए। जैसे मुक्ति पथ से बड़हलगंज बहुत जाना जाता है, उसी तरीके से उस नदियों से जाना जाए। और दूसरा ये है कि जैसे हम देखते हैं सरयू जी के नदी में सारा कचरा पानी जाता है, तो ये हमारी योजना में था, समय कम था, नहीं हो पाया, धन का अभाव था, लेकिन योजना में है कि सारी नालियों को एक जगह इकट्ठा करके ट्रीटमेंट प्लांट बैठा के, ताकि फिल्टर पानी वहाँ से हो, ताकि कचरा पानी वहाँ न जाए। तीसरा मुद्दा, फुटपाथ व्यवसायी। हमारे फुटपाथ व्यवसायी आए दिन बहुत परेशान रहते हैं। अभी लगभग हम जानते हैं 1 हफ्ते पहले एसडीएम गोला, तहसीलदार गोला और ईओ नगर पंचायत बड़हलगंज, सीओ गोला और इंस्पेक्टर बड़हलगंज सारे लोग इकट्ठा होकर एकदम अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार थे कि सबको उजाड़ के हटा दिया जाए। तो सारे फुटपाथ व्यवसायी परेशान हो गए। लोग हमसे बताएं तो हम कहें अरे भाई ऐसे योगी जी का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, बताएं इंस्पेक्टर साहब हमसे, एसडीएम साहब 5 तारीख से लगाए 15 तारीख तक। हम कहें योगी जी का अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है तो पहले आप व्यवस्थित करेंगे फुटपाथ व्यवसायियों को, तब न उजाड़ेंगे। पहले आप व्यवस्था करिए, व्यवस्थित करिए उनको कहीं, उसके बाद आप उजाड़िए। तो जब बातचीत हुई तो यह हुआ कि 1000 से ऊपर फुटपाथ व्यवसायी हैं, कहाँ इनको व्यवस्थित किया जाए। लास्ट में लोगों ने 2 दिन का समय लिया फुटपाथ व्यवसायियों को व्यवस्थित करने के लिए, उसके बाद वह लोग चले गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फुटपाथ व्यवसायी जस के तस पड़े हुए हैं। हमारा सब तीसरा मुद्दा यही है कि हम चुनाव जीतने के बाद सब कहीं न कहीं हम फुटपाथ व्यवसायियों के लिए परमानेंट व्यवस्था करेंगे, ताकि हमारे फुटपाथ व्यवसायियों को परेशान न होना पड़े। जी जैसे सर एक बात आपसे निकल करके आई है, क्योंकि सवाल के श्रृंखलाएं इतनी लंबी हैं, दर्शक काफ़ी समय से चाह रहे थे कि आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाए, समय अभाव के नाते आप लोगों से कभी मुलाकात उस तरह की नहीं हो पाई। एक सवाल निकल करके ये आता है कि इस नगर पंचायत को पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों के कार्यकाल में नंबर 1 का दर्जा मिला था, पेपर वगैरह में भी निकला पड़ा था। लेकिन बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर है, उसके पीछे पोखरा है, जिसके सुंदरीकरण की बात हर कोई अपने मुद्दे में कर रहा है, लेकिन आज भी वह दुर्दशा का कारण है। ऐसा क्यों? जब बरसात का मौसम था और बाबा जलेश्वर नाथ के मंदिर के प्रांगण में वो पानी चला गया, हम लोग का रोमा खड़ा हो गया, हम लोग तिलमिला गए कि गंदा पानी बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में आ गया, शिवलिंग को छू रहा है। हमारी पूरी टीम, सरवन जायसवाल की पूरी टीम उतर गई और उस गंदे पानी को कैसे बाहर कराया जाए उसको किसी तरीके से उस समय तो किया गया, लेकिन उसी समय हम लोग ने पढ़ ले लिया कि इसका हम लोग टेंडर कराएंगे और इसकी पोखरी का सुंदरीकरण कराएंगे। क्योंकि बाधाएं इतनी थी वहाँ पे, आप पता करिएगा, वहाँ पे पोखरी के नाम पे जमीन पाट के कब्जा कर लिया गया। पोखरी खाली थी, उसमें यहाँ तक जानी उस पोखरी का ये लोग बताते हैं मौत कि वहाँ पे इतना बढ़िया पानी रहता था कि अगर कुष्ठ रोग है, हाँ ये बातें आती हैं, चर्म रोग है तो जाइए उसमें नहा लीजिए और साफ हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में नहाएंगे तो फिर शायद ऊपर चले जाएंगे। तो उसकी दुर्दशा का शिकार इस नाते हुआ कि स्थानीय लोग, उस मोहल्ले के लोगों ने उस पोखरी को पाट दिया, पाट के कब्जा कर लिया। लेकिन चलिए बहरहाल, लेकिन जो सफाई की बात थी, उस पोखरी के सुंदरीकरण की बात थी, अगर उस मिशन को किसी ने प्रारंभ किया तो सरवन जायसवाल, वीरू सोनकर की टीम ने प्रारंभ किया। आदर्श नगर पंचायत ने उसका टेंडर कराया 82 लाख का और सिल्ट सफाई का 40 लाख का टेंडर हुआ, कार्य प्रारंभ भी हुआ। लेकिन राजनीतिक देशवश कि अगर ये सब काम करा दिए, अगर भोलेनाथ की पोखरी, जैसनाथ की पोखरी इन सबों ने अपने कार्यकाल में निर्माण करवा दिया और सुंदर बना दिया, तो फिर इन सबों का राजनीतिक कैरियर बहुत ऊंचा हो जाएगा। वो लोग राजनीति के तहत सोच रहे थे, हम लोग भोलेनाथ के मंदिर के तहत सोच रहे थे कि हमारे भोलेनाथ के शिवलिंग को गंदा पानी छू रहा था। लेकिन यहाँ के हमारे राजनीतिक विरोधी जो थे, उन्होंने सारा टिटिम्मा फैला दिया, इतना लाम काम कर दिया। जो टेंडर हुए थे, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि कार्य नहीं होना चाहिए इनके कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में पोखरी का काम नहीं होना चाहिए। बताइए, टेंडर हुआ, काम शुरू है, क्यों अवरोध हो गया? क्या हम नहीं चाहते थे कि काम हो वहाँ पे?
अगर काम नहीं कराने की इच्छा होती तो फिर उसका टेंडर क्यों कराते? तो धन अवमुक्त हो गया था क्या? धन 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 अमुक्त था। धन के लिए बता दूं, राजवीर से हम लोग उसकी प्रक्रिया पूरी कराते कि राजवीर से हम हर महीने उसकी व्यवस्था करेंगे, शासन में भी जाएंगे, कार्य पहले प्रारंभ हो जाए, क्योंकि पानी अंदर जा चुका था। हम लोग चाहते थे कि दूसरा बरसात का पानी भोलेनाथ के मंदिर में न जाए, कि उसका गड्ढा करा, सील सफाई करा दिया जाए। तो धन अमुक्त था तो धन क्या हो गया? धन राजवीर का था, जो आता है हर महीने नगर पंचायत को मंथली, उसके तहत हम लोग काम करा रहे थे। राजवीर से जैसे जैसे चूना तेन जो होता है, उसमें से सरवन जायसवाल ने कहा कि नहीं, सब कटौती करके उस पोखरी के सुंदरीकरण की बात की जाए, और फिर शासन में हम लोग लग जाएंगे, उसके लिए धन अवमुक्त करा लिया जाएगा। बहरहाल विकास तो नगर पंचायत में सदैव से रहा है, चाहे वो बिजली के तारों की जर्जर व्यवस्था देखी जाए मकड़ी जाल के रूप में, चाहे बहुत सारी समस्याएं अभी भी शेष पड़ी हुई हैं। एक मुद्दा गर्म नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जी प्रत्याशियों के, सभासद प्रत्याशियों के टिकट वितरण में एक फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू ये बात निकल करके आई कि कई वर्ग के लोगों को उसमें जगह नहीं दिया गया। जैसे जायसवाल का सौधन, कई ऐसे वर्ग के लोग थे जिनको 18 सभासदों को या में प्रत्याशियों में वो जगह नहीं दी गई सारी चीज़ों के लिए। क्या आपकी भी पार्टी में ऐसा भी है क्या? हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में खुद हमारी पत्नी जायसवाल है, पूनम जायसवाल को पार्टी ने चेयरमैन प्रत्याशी घोषित किया। क्योंकि जायसवाल का एक लंबा वोट बैंक है, इस नाते इस पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वो तो है ये है, लेकिन सुनार हैं, हर वर्ग के लोग हमारी पार्टी में सभासद पद के प्रत्याशी हैं। ब्राह्मण हैं, मुस्लिम हैं, सोनकर हैं, प्रजापति हैं, पटेल हैं, ठीक ना, सुनार हैं, हर वर्ग के यादव हैं, हर वर्ग के लोग हमारे प्रत्याशी हैं। हमारे पार्टी में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमारे पार्टी के लोग सबका साथ सबका विकास है। कांग्रेस, लेकिन ये तो भाजपा का नेता है, क्या नारा है? भाजपा है, केवल नारा है, लेकिन क्रियान्वयन हम लोग करते हैं। अच्छा, भाजपा नहीं करती है? बड़हलगंज में क्रियान्वयन हम लोग करते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान, हिंदू का कार्यक्रम हो धार्मिक, चाहे मुस्लिम का कार्यक्रम, मुसलमान भाइयों का कार्यक्रम हो, सबके साथ सबके विकास की बात। नारा किसी और का, क्रियान्वयन कोई और कर रहा है। हम अपने महिला प्रत्याशी की तरफ चलते हैं। मैम, काफ़ी देर से आप शांत खड़ी हैं, क्योंकि सारे लोग अपने प्रत्याशी, चूँकि महिला प्रत्याशी आप हैं, मेरा कर्तव्य है, मेरे दर्शक भी चाह रहे थे कि जो प्रत्याशी हैं उनकी बातों को रखा जाए। आप शिक्षित भी हैं, एमए समाजशास्त्र से शायद आपने किया है, आपके पोस्टर पे देखा गया था। मेरा आपसे सवाल सीधे सीधे यह है कि महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई आपका कोई एक ऐसा एम है? उनका साथ मैं विशेष ध्यान दूंगी, उनके कदम से कदम मैं साथ चलूंगी उनका। जैसे मैम, ये देखा जाता है कि महिलाएं खास करके राजनीति में आप आ रही हैं, एक घरेलू महिला होने के नाते कोई असहजता आपको समझ में आ रही है? नहीं सर, ऐसा है, हमारे परिवार में काफ़ी वर्षों से राजनीतिक चलता आ रहा है, और राजनीतिक मैं जब से शादी से आई हूँ, मैं अपने परिवार में राजनीतिक देखती है, संघर्षों को देखते हुए मैं चली आ रही हूँ। और मेरा यही विचार है, मैं माताओं और बहनों के साथ कदम से कदम मिलाती चलूँ, जो भी परेशानी है मैं उनके साथ हमेशा रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी देख रहे थे हमारे साथ में श्रवण जायसवाल जी, पूनम जायसवाल जी और अशोक जायसवाल जी। इन लोगों को काफ़ी दिनों से जनता सुनना चाहती थी। कुछ समय के बाद फिर मैं आप सभी के बीच इन लोगों को चुनावी चर्चा के लिए रूबरू कराऊंगा अपने सहयोगी अमन उपाध्याय के साथ। मैं विपिन त्रिपाठी, KPPN न्यूज़, गोरखपुर। धन्यवाद।